प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। देखिए, सल्तनत काल के अंदर अपन बात करेंगे सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था के बारे में देखिए, सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्थाओं का प्रारंभ है। सैन्य व्यवस्थाओं का जो प्रारंभ है सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। बलबन ने सर्वप्रथम दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना करी थी और सेना को अन्य विभागों से अलग किया था। इसने सेना को अन्य विभागों से अलग किया। बलबन प्रथम शासक था जिसने किले बनाने की तरफ ध्यान दिया। नेक्स्ट है तुर्की सैन्य संगठन है। यह सल्तनत कालीन सैन्य संगठन है। यह है तुर्की व मंगोल पद्धति के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का दल गठित किया जिसे सर-ए-जानदार कहा जाता है। सर-ए-जानदार कहा जाता है। केंद्रीय सेना को हश्म-ए-कल्ब कहा जाता, या एक नाम और मिलता है कल्ब-ए-सुल्तानी। आगे देखिए, प्रांतीय जो सेना थी इसे हस्म-ए-अशरफ कहते थे। अतरफ कहते थे। नेक्स्ट है शाही घुड़सवार जो सेना होती थी उसे सवार-ए-कल्ब कहा जाता था। सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक शमसी घुड़सवार होते थे। शाही अंगरक्षकों व शाही गुलामों की सेना खास खेल कहलाती थी। आगे देखिए भी, गैर अस्थायी जो सैनिक होते थे ये गैर वजही
कहलाते थे। सेना है, सेना का गठन मंगोलों की दशमलव प्रणाली के ऊपर आधारित किया गया था, और ये गठन जो किया था यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सर्वप्रथम देखिए, सैनिकों का वेतन रजिस्टर होता था, ये वसीलात ए हश्म कहलाता था। नेक्स्ट है, ये देखिए इकाई देखिए अपन, सेना में सर्वोच्च क्या होता था? सुल्तान होता था। सुल्तान से नीचे होता था खान। खान से नीचे 10 मलिक, यानी 10 मलिक होते थे तो एक क्या बनता था? खान। नेक्स्ट है 10 अमीर, तो क्या बनता था? एक मलिक। नेक्स्ट है 10 सिपह सलार, 10 सिपह सलार एक अमीर। नेक्स्ट है 10 सरखेल बराबर एक सिपह सलार। नेक्स्ट है 10 सिपाही बराबर एक सरखेल। एक क्या होता था? सरखेल होता था। सैन्य व्यवस्था अपन देख रहे हैं। देखिए सैन्य व्यवस्था का प्रारंभ है ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और सबसे पहले सेना के विभाग को अन्य विभागों से अलग करने वाला व्यक्ति कौन है? बलबन है। और इसने सेना के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की जिसे बोलते हैं दीवान ए अर्ज। प्रथम शासक था बलबन, जिसने किस पर ध्यान दिया? किले बनाने पर ध्यान दिया। सल्तनत कालीन सैन्य संगठन तुर्की व मंगोलों के ऊपर आधारित था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश इसने शाही अंगरक्षक का एक दल बनाया, जिसका जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? सर ए जानदार कहते थे। केंद्रीय सेना इसे हस्म ए कल्ब कहते थे या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरफ कहते थे। शाही घुड़सवारी सेना को सवार ए कल्ब कहा जाता था। व्यक्तिगत सैनिक होते थे, ये शमशी घुड़सवार कहलाते थे। शाही अंगरक्षकों व शाही गुलामों की सेना को खास खेल कहते थे। अस्थायी सैनिक होता था उसे गैर वजहिश कहते थे। सेना का जो गठन होता था ये मंगोलों की दशमलव प्रणाली के आधार पर होता था, और किया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर सर्वप्रथम सेना का दशमलव प्रणाली के आधार पर गठन करने वाला व्यक्ति कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। सफलता पूर्वक इसका क्रियान्वयन करने वाला कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी दशमलव पद्धति का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्रियान्वयन किया था। सैनिकों का वेतन रजिस्टर है, ये क्या कहलाता था? वसीलात ए हश्म कहलाता था। वसीलात ए हश्म कहलाता था। सैन्य व्यवस्था में सबसे बड़ा कौन होता था? सुल्तान। सुल्तान से नीचे कौन होता था? खान। और खान है यह 10 मलिकों के ऊपर होता था। और इसके बाद में अपन बात करते हैं 10 मलिकों के ऊपर, यानी 10 मलिक जब बनते थे तो क्या हो जाता था? एक खान हो जाता था। और मलिक से नीचे जो होते थे ये अमीर होते थे, और 10 अमीर होते थे, इनके ऊपर कौन होता था? एक मलिक होता था। और 10 सिपह सालार, इसके ऊपर क्या होता था? एक अमीर होता था। और 10 सरखेल होते थे, इनके ऊपर क्या होता था? एक सिपह सालार होता था।
और 10 सिपाही होते थे। इनके ऊपर कौन होता था? एक सरखेल होता था। यानी ये क्या है? इकाई है। यानी खान, खान के नीचे मलिक, मलिक के नीचे अमीर, अमीर के नीचे सिपह सलार, सिपह सलार के नीचे सरखेल, सरखेल के नीचे सिपाही। यानी सिपाही है ये सबसे छोटी पद्धति है या सबसे छोटा पद है इसके अंदर, सैन्य व्यवस्था के अंदर। सबसे बड़ा पद है ये सुल्तान या उसके नीचे है खान। नेक्स्ट देखिए आगे। सैन्य व्यवस्था देख रहे हैं साहब आप। सैन्य व्यवस्था। कुश कंजीर, कुशमजीर, कंजीर, चरख, मदरिशी, मजनिक, मजविक, आराड़ा, ये है पत्थर फेंकने की एक मशीन होती थी। पायक, पायक, पायक होते थे पैदल सैनिक। पायक पैदल सैनिक होते थे, पैदल सैनिक। इन सैनिकों में कुछ गुप्तचर भी होते थे और गुप्तचरों को क्या कहते थे? तलैया या यजकी, तलैया या यजकी। और पायक होते थे ये कहां से आते थे? बंगाल से आते थे। नेक्स्ट है धानुक। धानुक कौन होता था? धनुर्धारी होता था। सवार या एक चस्पा, ये कस्पा, ये होता था एक घोड़े का सैनिक। नेक्स्ट है इसके बाद मुत्रब, ये होता था दो घोड़े का सैनिक या दो घोड़ों का सैनिक, दो घोड़ों का सैनिक। नेक्स्ट है दो अस्पा, दो अस्पा था दो घोड़ों, दो घोड़े होते थे और एक होता था सैनिक। नेक्स्ट है मुस्तरिफ, ये होता था किलों का रक्षक, किलों का रक्षक। नेक्स्ट है वजहदार, सैनिकों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा राजस्व एकत्र करने वाला। नेक्स्ट है जिस रजिस्टर में, जिस रजिस्टर में दाग व उलिया, दाग व उलिया का विवरण होता था उसे तज़किरा कहते थे। वेतन रजिस्टर को वेतन रजिस्टर को वसीलात हसन कहते थे। नेक्स्ट है एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने सैनिक अधिकारियों और इनके अधीनस्थ
सैनिकों के वेतन का विवरण प्रथम बार मिलता है इसके समय में। ये जो है सेना के संदर्भ में बात है। देखिए, कुश, कजीर, चरख, मदऋषि, मजनिक, मजविक, अराड़ा, ये जो है ये सारी की सारी क्या है, पत्थर फेंकने की तोप होती थी। तोप अपन नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से पत्थर फेंकने की मशीन होती थी। पायक, ये पैदल सैनिक होता था, और इन पायकों के अंदर कुछ गुप्तचर होते थे जिसे तलैया यजीक कहते थे, और ये पायक होते थे मुख्यतः बंगाल के सैनिक होते थे। दानुक, ये धनुधारी होता था। सवार या ये कस्बा, ये एक घोड़ा एक सैनिक के पास होता था। मुर्तब, ये होते थे दो घोड़ों वाला सैनिक। दो अस्पा, दो घोड़े और इस एक सैनिक होता था। मुस्तरिफ, किलों का रक्षक होता था। वजहदार, सैनिकों द्वारा राजस्व एकत्र करने का काम जो करता था उसे वजहदार कहते थे। जिस रजिस्टर के अंदर दाग व हुलिया नोट किया जाता था उसे क्या कहते थे, तजकीरा। यानी सैनिकों की शक्ल और घोड़ों से संबंधित जो दाग प्रथा है वो जो नोट की जाती थी उसे कौन सा रजिस्टर कहते थे, तजकीरा। वेतन रजिस्टर कौन सा होता था, वसीलात ए हस्म होता था। एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सैनिकों के अधिकारियों और सैनिकों के वेतन का विवरण है यह किसके काल में मिलता है, एमबीटी के काल में। यानी वेतन किसको दिया गया, सैन्य अधिकारियों या सैनिकों को जो वेतन दिया गया उसका पहली बार जो विवरण मिलता है ये किसके काल में मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मिलता है। आगे देखिए भी ये बात होगी सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था से आगे देखेंगे आप, सैन्य व्यवस्था की बात होगी। सैन्य व्यवस्था के बाद में देखेंगे आप अमीर वर्ग। अमीर वर्ग, अमीर वर्गों में यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। के एम अशरफ प्रथम भारतीय इतिहासकार है। प्रथम भारतीय इतिहासकार था जिसने तुर्क अमीर वर्ग का संगठन एवं उसके स्वरूप का अध्ययन किया अमीरों को खान, मलिक और अमीर नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अपने गुलामों को क्या कहा है, खान कहा है। नेक्स्ट है मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में 25 शमसी गुलामों की जीवनियां हैं। 25 शमसी गुलामों की जीवनियां हैं जिसमें एकमात्र गैर तुर्क हिंदू खान था। नेक्स्ट है बलबन दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शक्तिशाली अमीर बना। सर्वाधिक शक्तिशाली अमीर कौन बना दिल्ली सल्तनत का,
बलवन बना। बलवन का काल अमीरों का निम्न काल था। बलवन का जो काल है यह अमीरों का निम्न काल था। निम्न काल था। खुफिया कातिल कहते हैं, इसे बर्नी कहता है। चलो ये बता देते हैं। बर्नी ने इसे बलवन को क्या कहा है? खुफिया कातिल कहा है। देखिए, अमीर वर्ग की बात करें तो के.एम. अशरफ प्रथम भारतीय इतिहासकार है जिसने तुर्क अमीर वर्ग का संगठन एवं स्वरूप का अध्ययन किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। के.एम. अशरफ है ये प्रथम भारतीय इतिहासकार है जिसने तुर्क अमीरों के वर्ग और संगठन का क्या किया है? अध्ययन किया है। अमीरों को खान, मलिक या अमीर कहते थे। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अमीरों को क्या कहा? खान कहा। अमीरों को क्या कहा? खान कहा। इसके बाद में मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबकात नासिरी, और तबकात नासिरी है इसके अंदर 25 शमसी गुलामों का क्या है? जिक्र आता है। 25 शमसी गुलामों का जिक्र आता है जिसमें एकमात्र गैर तुर्क गुलाम का जो नाम आया है वो कौन था? हिंदू खान था। एकमात्र जो गैर तुर्क का नाम आया है वो कौन था? हिंदू खान था। बलवन जो है ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शक्तिशाली अमीर था। बलवन का जो काल है ये अमीरों का निम्न काल कहलाता है। और बर्नी है इसने बलवन को क्या कहा है? खुफिया कातिल कहा है। तो ये बात होगी सल्तनत के कुछ अमीर वर्ग की बात। अब सल्तनत काल के अंदर अपन बात करेंगे तो आपका है राजस्व व्यवस्था। इंपोर्टेंट टॉपिक है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की। देखें सर, शरीयत के अनुसार अधिकतम कर की दर कितनी हो सकती है? 50% हो सकती है। भारत में तुर्कों ने मुस्लिम अर्थव्यवस्था को मुस्लिम अर्थव्यवस्था को अपनाया। वह अबू याकूब के द्वारा लिखित पुस्तक किताब उल खिराज में वर्णित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्व है। राजस्व की नीति है यह सुन्नी कानून की हनफी विचारधारा पर आधारित है। इसके अनुसार, हनफी विचारधारा के अनुसार 4 प्रकार के कर हैं। कौन कौन से? जजिया, जकात, खिराज और खुम्स। यानी हनफी विचारधारा के अनुसार कितने प्रकार के टैक्स हैं? 4 प्रकार के टैक्स हैं, जजिया, जकात, खिराज और खुम्स। सल्तनत काल में 5 प्रकार के टैक्स लिए गए। सल्तनत काल के अंदर 5 प्रकार थे। कौन कौन से? देखिए, पहला है उस्र। ये है
मुसलमानों से लिया जाता था और क्या था, भूमि कर था, भूमि कर था। और यह है उपज का 1/10 से 1/5 लिया जाता था। नेक्स्ट है खराज, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था और यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ने 1/2 लिया था। कितना लिया था? 1/2 भाग वसूला था। तीसरा है जकात। जकात है ये धार्मिक कर है और किससे लिया जाता है? मुसलमानों से। किससे लिया जाता है? मुसलमानों से लिया जाता है। और कितना लिया जाता है? उनकी आय का 2.5% या 20वां भाग। ये वार्षिक होता है। कैसे होता है? वार्षिक। अब है जजिया। जजिया है यह गैर मुसलमानों से लिया जाता है, धार्मिक कर होता है और आर्थिक स्थिति के अनुसार लिया जाता है। धनी वर्ग से 48 दिरहम या 40% और मध्यम वर्ग से यह 24 दिरहम या 20% और निम्न वर्ग से 12 दिरहम या 10% वार्षिक वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है खुम्स। ये होता था लूट या भूमि में गड़ा खजाना। इसके तहत होता क्या था? इस खजाने का 1/5 भाग के ऊपर किसका अधिकार होता था? राज्य का अधिकार होता था। 4/5 भाग है इस पर किसका अधिकार होता था? सैनिकों का अधिकार होता था, जो शेष बचता था। नेक्स्ट देखिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग स्वयं रखा और 1/5 भाग सैनिकों को दिया। ये देखिए, अपन बात करते हैं राजस्व व्यवस्था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। शरीयत के अनुसार कर की जो दर है, आय की जो दर है, यह टैक्स की जो दर है वो कितनी हो सकती है? अधिकतम 50%। अधिकतम है, अधिकतम कितनी हो सकती है? भी 50% हो सकती है शरीयत के अनुसार। शरीयत यानी इस्लामी कानून। तुर्कों ने मुस्लिम अर्थव्यवस्था है ये कहां से ग्रहण की? ये ग्रहण की अबू याकूब की एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है किताब उल खिराज। किताब उल खिराज के अंदर तुर्कों के द्वारा ली गई राजस्व व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। राजस्व नीति है यह सुन्नी कानून की हनफी विचारधारा से ली गई है और इस सुन्नी कानून की हनफी विचारधारा के अनुसार प्रमुख कितने कर हैं? 4 कर हैं, जजिया, जकात, खिराज और खुम्स। देखिए, सल्तनत काल के अंदर मुख्यतः 5 कर होते थे। उश्र क्या होता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर।
और ये उपज का कितना होता था, 1/10 से 1/5, 1/10 से 1/5, यानी 20% या 10% या 10% या 20%, 1/10 यानी 10%, 10% या 20% इनसे क्या करते थे, यह वसूली की जाती थी। आगे देखिए, मुसलमानों की भूमि को उसरी भूमि भी कहते थे। अब है खराज, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था 1/3 से 1/2, यानी क्या होता था, 50% तक भी किससे वसूला जाता था, ये मुसलमानों, गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने कितने प्रतिशत वसूला, 50%, 1/2% है, यह है क्या लिया, खराज लिया आय का। तो ये बात ध्यान में रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि कर है यह कितना लिया गैर मुसलमानों से, या खराज कितना लिया था, तो 50% लिया था, 1/2 यानी आय का 1/2 भाग लिया था। जकात की अपन बात करें तो धार्मिक कर है मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था, जो आय का 2.5% यानी 20वां भाग होता था, और होता क्या था, एक वार्षिक होता था। जजिया है, यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और कौन सा कर है साहब, धार्मिक कर होता था, और ये आर्थिक स्थिति के अनुसार दिया जाता था। धनी व्यक्ति है ये 48 दिरहम या 40%, मध्यम वर्ग है 20 दिरहम या 20%, निम्न वर्ग है 12 दिरहम या 10% जो है यह वार्षिक देते थे। क्या देते थे, वार्षिक देते थे। ये बात ध्यान में रखनी है, कितना होता था, यह वार्षिक होता था, वार्षिक होता था भाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए जजिया कर है यह सर्वप्रथम भारत में लगाया किसने था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर है यह कहां पर लगाया गया था, सिंध के क्षेत्र के निवासियों पर लगाया गया था। जजिया कर के संदर्भ में बात करें तो जजिया कर है इसके अंदर ब्राह्मण, स्त्री, महिला, पंगु, दिवालिया व्यक्ति है, ये इनसे क्या नहीं लिया जाता था, जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज तुगलक ने मुसलमानों पर भी क्या लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था। यानी मुसलमानों से सर्वप्रथम कौन से शासक ने जजिया कर वसूला था, तो फिरोज तुगलक ने वसूला था। अब देखिए आगे, खुम्स। खुम्स जो है यह लूट या भूमि में गड़े हुए खजाने का क्या होता था, भाग होता था। इसके अंदर एक व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था थी कि 20% है ये भाग तो किसको दिया जाएगा, सैनिकों को, 20% भाग है ये तो किसको दिया जाएगा, राज्य को, और 80% भाग है किसको दिया जाएगा, सैनिकों को। यानी एक खजाने का 1/5 भाग है ये तो राज्य के हिस्से में चला जाएगा, और 4/5 भाग है ये सैनिक जो है आपस में बांट लेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग यानी 80% भाग स्वयं रखा, और 1/5 भाग है ये किनको दिया था, सैनिकों को दिया था। आगे देखिए, अन्य कर देखेंगे कौन कौन से अन्य टैक्स थे इस समय। अन्य कर, अन्य कर देखेंगे, अन्य करों की अपन बात करेंगे तो देखिए अन्य कर कौन कौन से, अन्य कर, एक तो है सदका, ये है मुसलमानों से लिया जाता है, एक प्रकार का धार्मिक कर। दूसरा है अबवाब, ये है गृह कर, चारागाह कर और सिंचाई कर। ये सामूहिक रूप से इसको अवबाब कहते थे। हाब ए शर्ब ये होता था सिंचाई कर, और उपज का कितना लिया जाता था, 1/10, और सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया था, शुरू किया था। नेक्स्ट है
शरई कर, पशु कर, विवाह कर, मकान कर है, ये किसने शुरू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है 23 से 24 करों को माफ किसने किया था? यह किया था फिरोज तुगलक ने। केवल जजिया, जकात और खुम्स खराज ही वसूला था इसने। जजिया, जकात, खराज और खुम्स ही वसूला था इसने, जो शरीयत के अनुसार है वही वसूला था इसने, बाकी सभी को हटा दिया था। खिदमती, खिदमती है, खिदमती क्या होता है? खिदमती है अधीनस्थ भारतीय राजाओं से, अधीनस्थ भारतीय राजाओं से प्राप्त होने वाला टैक्स था। नेक्स्ट है भू राजस्व, आय का महत्वपूर्ण साधन था। आय का महत्वपूर्ण साधन था। गजनवियों के समय भारत में कर वसूल करने की प्रणाली, गजनवियों के समय भारत में कर वसूल करने की प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? पंजाब में लागू हुई। कहाँ लागू हुई? सब पंजाब में लागू हुई। अब है भूमि का वर्गीकरण। भूमि का वर्गीकरण देखेंगे तो पहली है खालसा। खालसा ये केंद्र सरकार के पास थी। दूसरी है इक्ता, इसे मुक्ता या वली को दी जाती थी। तीसरी है अनुदानित, इसे मिल्क, इनाम, मदद मास भी कहते थे, आदि के रूप में दी जाती थी। नेक्स्ट है रणा का, ये है सुल्तान के अधीन हिंदू शासकों की भूमि, हिंदू शासकों की भूमि, सुल्तान के अधीन हिंदू शासकों की भूमि होती थी। अब है अलाउद्दीन खिलजी है, यह प्रथम शासक है जिसने भूमि पैमाइश के आधार पर वास्तविक आय के आधार पर राजस्व लिया। नेक्स्ट है बिस्वा भूमि की पैमाइश। बिस्वा जो होती थी ये भूमि पैमाइश की मानक इकाई थी। इकाई थी यानी मसाहत, भूमि माप की इकाई है मसाहत भी। बीघा, बिस्वा जो है, बिस्वा बीघा का 1/20 भाग होता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया भू राजस्व वसूलने के लिए दीवाने मुस्त खराज विभाग की क्या करी थी? स्थापना करी थी। किसने करी थी साहब?
अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई व गृह कर लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही ये जो कर है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया। इसे माफ किसने कर दिया था? फिरोज ने। इसे माफ किसने कर दिया था? फिरोज ने माफ कर दिया था इसको। देखिए भी अन्य कर कौन कौन से कर हैं? सदका, मुसलमानों से लिया जाने वाले धार्मिक कर। अवबाब ये क्या है? गृह कर, चारागाह कर, सिंचाई कर, इन तीनों करों को मिलाकर के एक कर लिया जाता था, उसका नाम क्या है? अवबाब। हाब ए शर्ब, हाब ए शर्ब ये सिंचाई कर था। आय का 1/10 लिया जाता था और शुरू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट है चराई कर, पशु कर, विवाह कर है, मकान कर है, ये किसने शुरू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन सभी को माफ किसने कर दिया था? फिरोज तुगलक ने माफ कर दिया था। 23 से 24 करों को माफ किया किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने शरीयत के अनुसार जजिया, जकात, खराज और खुम्स नामक कर ही वसूले थे। खिदमती कर कौन सा होता था? अधीनस्थ भारतीय राजाओं से खिदमती कर लिया जाता था। वो राजस्व देखिए, आय का जो प्रमुख साधन होता था ये क्या होता था? भूमि से प्राप्त आय होती थी। गजनवियों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम कर वसूल करने की जो प्रथा है ये कहाँ शुरू की गई थी? पंजाब के अंदर शुरू की गई थी। अब कुछ भूमि के प्रकार हैं। खालसा ये केंद्र सरकार के पास भूमि होती थी। इक्ता इसका प्रमुख होता था मुक्ता या वली। अनुदानित ये होती थी मिल्क या इनाम। नेक्स्ट है मदद मास, इसी में आती थी अनुदानित में। रणका जो होती थी ये सुल्तान के अधीन हिंदू शासकों को दी जाने वाली भूमि होती थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा शासक है जिसने भूमि की पैमाइश करवाई और भूमि की पैमाइश करके वास्तविक आय का क्या किया? राजस्व लिया। अब विश्व भूमि पैमाइश की मापक इकाई थी। जो भूमि की इकाई है ये मसाहत भी है और ये विश्वा को ध्यान में रखना है कि भूमि की पैमाइश की जो इकाई थी वो क्या थी? विश्वा। विश्वा है बीघा का कितना भाग होता था? 1/20 भाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया भू राजस्व को प्राप्त करने के लिए एक विभाग की स्थापना करी थी। विभाग का नाम है दीवान ए मुस्तखराज। क्या कौन सा विभाग है? दीवान ए मुस्तखराज। जो बकाया भू अनुदान है जो बकाया भू राजस्व है इसको क्या करता था? वसूल करता था। आगे देखिए भी राजस्व के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए कर निर्धारण प्रणाली। कर निर्धारण प्रणाली देखिए आप। कर निर्धारण प्रणाली। कर निर्धारण प्रणाली इसमें है बटाई, गल्ला बख्शी और है भावली। सबसे पुराना भू राजस्व आकलन है। सबसे प्राचीन भू राजस्व आकलन। सबसे प्राचीन भू राजस्व की जो इकाइयां हैं वो आपके सामने है, जो कुल पैदावार के आधार पर होती थी। ये कुल पैदावार इसका क्या होता था? आधार होता था। नेक्स्ट है नस्क, मुक्तई, कनकूत जो होते थे ये होता था आकलन एवं अनुदान के आधार पर। आकलन एवं अनुदान के आधार पर कर की प्रणाली होती थी। नेक्स्ट है मसाहत
मसाहत है, ये है पैमाइश के आधार पर भू राजस्व। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व। किसने पैमाइश के आधार पर? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। इन्होंने अपनाई पैमाइश के आधार पर। फिरोज तुगलक के समय अक्ता भू राजस्व प्रणाली पुनः आधार बनी। पुनः क्या बनी? आधार बनी। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक है नक्श व बटाई को पुनः लागू किया। नेक्स्ट है एमवीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कर्षकों को सौंदर नामक तकाबी ऋण दिया। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक ने अपने वजीर खाने जहां तेलंगानी के कहने पर तकाबी जो ऋण थे इसे क्या कर दिया? माफ कर दिया। तकाबी ऋणों को क्या कर दिया साहब? माफ कर दिया। सल्तनत काल के अंदर कृषक भूमि का स्वामी होता था। कृषक क्या होता था साहब? भूमि का स्वामी होता था। अब देखिए लगान का जो निर्धारण होता था इसमें कौन कौन सी प्रणालियां होती थी? बटाई प्रथा की अपन बात करें तो बटाई प्रथा है। बटाई प्रथा को इसे हासिल, गल्ला बख्शी, ऊपर भी अपन बात कर चुके हैं लेकिन इसके प्रकार देखेंगे। गल्ला बख्शी या किस्मत ए गल्ला कहा जाता था। इसके 3 प्रकार थे। एक तो है खेत बटाई, यह खड़ी फसल कर का निर्धारण होता था इसमें। दूसरी है लंक बटाई, इसमें है फसल काटने के बाद भूसा सहित फसल का बंटवारा। नेक्स्ट है रास बटाई, ये है भूसा अलग कर अनाज का बंटवारा। देखिए कर निर्धारण की अपन बात कर रहे हैं। कर निर्धारण की जो इकाई देखिए बटाई, गल्ला बख्शी, बावली, ये सबसे प्राचीन भू राजस्व आकलन की इकाइयां हैं। और किसके आधार पे होता था? कुल पैदावार के आधार पे। नस्क, मुक्तई, कनकुत ये आकलन और अनुदान के आधार पर कर प्रणाली थी। मसाहत है, ये पैमाइश के आधार पर भू राजस्व था, जिसको सर्वप्रथम लागू किसने किया था? कौन कौन शासक थे जिन्होंने लागू किया था? तो पहली बार लागू करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी ने पैमाइश के आधार पर भू राजस्व लिया। फिरोज तुगलक है, इसने अक्ता भू राजस्व को क्या कर दिया था, पुनः स्थापित किया, पुनः आधार बनाया अपना। गयासुद्दीन तुगलक ने नक्श व बटाई को पुनः क्या किया, आधार बनाया। एमबीटी जो है यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने कर्षकों की सहायता हेतु सौंदर नामक तकावी ऋण दिए थे और फिरोज तुगलक ने अपने वजीर खाने जहां तेलंगानी के कहने पर इन करों को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। सल्तनत काल के अंदर कृषक है किसका स्वामी होता था, भूमि का स्वामी होता था, कृषक ही भूमि का स्वामी होता था। लगान निदान करने की इकाइयां देखे, बटाई प्रथा है, ऊपर इसका जिक्र आया है, यहाँ पर इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इसे हासिल गल्ला बख्शी किस्मत गल्ला कहते थे। इसके 3 प्रकार हैं। एक तो खेत बटाई, खड़ी फसल का आकलन कर लेना और उसके आधार पर किसान और राज्य या सरकार का हिस्सा तय हो जाता था कि खड़ी फसल होती थी और उसके ऊपर तय हो जाता था कि इसके अंदर इतना होगा और इतना हिस्सा किसान का और इतना हिस्सा राज्य का होगा। दूसरा जो है लंक बटाई, इसके अंदर फसल काटने के बाद में जब फसल भूसा सहित होती है तब, यानी वो निकली नहीं है, उस भूसे से नहीं निकली है बाहर, उसको कूट के नहीं निकाला है, भूसा सहित ही है, तब जो है ये कौन सी बटाई होगी या कौन सी प्रथा होगी, लंक बटाई, यानी फसल काटने के बाद भूसा सहित बंटवारा करना राज्य और किसान के बीच में। रास बटाई है, ये भूसा अलग करने के बाद में अनाज का बंटवारा करना राज्य और किसान के बीच में। तो ये कौन सी बात हो गई आपकी, बटाई प्रथा की बात हो गई, बटाई प्रथा होगी साहब आपकी। इसके बाद में देखेंगे आप, आपका जो है वो है मुक्ताई प्रथा। लंक बटाई के बाद में दूसरी बात करें तो मुक्ताई प्रथा है। मुक्ताई प्रथा, इसमें किसान व सरकार, इसमें किसान व सरकार है, इसमें आपसी समझौता होता है। आपसी समझौते के तहत उपज का क्या कर लिया जाता है, आकलन कर लिया जाता है, मुक्ताई प्रथा। मसाहत है, इसे नस्क मुक्ताई या कनकूत कहते हैं और यह नापतोल के आधार पर इसमें कर वसूला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी है, इसने क्या किया था, वास्तविक नापतोल करके आय का निर्धारण किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रांतों से अधिशेष भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए हजारों की संख्या में कुछ अधिकारी लगाए इसने, जिसे आमिल, मुस्तरीफ, मुहासिल, गुमास्ता, नवसिंध यानी लिपिक और सरहंग नामक अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति होती थी। निम्न स्तर के भू स्वामी कृषक के लिए बलाहर शब्द का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, बलाहर शब्द का प्रयोग है, यह हुआ है। देखिए सर, मुक्ताई प्रथा, किसान व सरकार के मध्य आपसी समझौता करके
और उपज का क्या कर लेना, आकलन कर लेना, ये मुक्ताई प्रथा है। मसाहत, नस्क, मुक्ताई, कनकुत इसके तहत आते हैं। नाप तोल के आधार के ऊपर कर का क्या करना, निदान करना, यानी राज्य की वास्तविक जो राजस्व का आकलन करके कर निदान करने वाला व्यक्ति कौन है, पहला अलाउद्दीन खिलजी। ये अपन यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं पैमाइश के आधार पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने प्रांतों से अधिशेष भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए हजारों की संख्या में और अपने अधिकारी लगाए, जिनमें आमिर, मुस्तरीफ, मुहासिल, गुमास्ता और नौसिंद यानी लिपिक और सरहंग, ये कुछ महत्वपूर्ण क्या होते थे, इसके अधिकारी होते थे जो क्या करते थे, प्रांतों से राजस्व इकट्ठा करते थे। निम्न स्तर के भू स्वामी कृषक को बलाहर कहा जाता था। तो ये बात थी मित्रों आपके राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में। राजस्व व्यवस्था में अपन ने महत्वपूर्ण बातें करी हैं। इसके बाद में अपन अगला जो अपना चैप्टर होगा उसके अंदर न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। धन्यवाद।